हाय फ्रेंड्स। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ गवर्नर का। देखिए, गवर्नर का जो टॉपिक है ना, अगर आपने मेरे साथ अगर आप बने हुए हैं तो आपको प्रेसिडेंट का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया होगा, सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। और यहाँ तक कि मैंने पीआईक्यूज़ भी करा रखे हैं गवर्नर के ऊपर। तो अगर आप गवर्नर के ऊपर अगर आपने पीआईक्यू देख लिया होगा तो देखिए टॉपिक बहुत सिंपल जाएगा आपको। एक तरह से सिर्फ मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, वही ये रिपीटेशन होगा। और प्रेसिडेंट भी कर लिया तो फिर तो इस टॉपिक में कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि सेपरेट मैंने डिस्क्रिशनरी जो पावर है दोनों की, जो ना अपनी मनमर्जी वाली जो पावर होती है, जो गवर्नर की थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी मिलता है। वेयर एज प्रेसिडेंट को सिर्फ सिचुएशन के आधार पे, जब वैसी सिचुएशन उत्पन्न होती है तब जाके कुछ डिस्क्रिशन मिलते हैं। अदरवाइज प्रेसिडेंट के पास सच बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कोई डिस्क्रिशन अवेलेबल नहीं है। एज पर द कोई आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से वो काम करेगा। वेयर एज जब मैं गवर्नर की बात करता हूँ तो गवर्नर के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई हैं दैट गवर्नर कैन डू एज पर द विल, जब उसकी अपनी मर्जी है तो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर का इलेक्शन होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं गवर्नर की, आगे गो थ्रू करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ये देखने के बाद आप सारे पीआईक्यू अटेंड करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, और जितने भी मैंने यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो क्लासेस ले रखी हैं वो भी देखिए। ठीक है, चलिए अब गवर्नर की अपॉइंटमेंट। अब अच्छा, एक और बात, गवर्नर का जो टॉपिक है वो कौन से पार्ट में आता है? ये आता है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पार्ट 6 में आता है। पार्ट 5 में आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्ट 6 में आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। आपको पता है गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, करेक्ट, क्योंकि जितने भी काम होते हैं गवर्नर के नाम पे ही किए जाते हैं, गवर्नर ही करता धरता है। ओके, और गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है भाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी न किसी के रिकमेंडेशन पे करते होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से तो किसी की अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एड एंड एडवाइस। अब एड एंड एडवाइस कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल नंबर 74। तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको अपॉइंट करते हैं? गवर्नर को। इसलिए ऐसा देखने को आप भी अगर थोड़ा इंडियन पॉलिटिक्स को समझते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी गवर्नमेंट आती है ना, नई गवर्नमेंट आ गई, अभी तो चलिए एक ही टाइप की गवर्नमेंट बनी हुई है पिछले 10 सालों से, अभी 11वां साल है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो यही होता है, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो जब नई गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है? गवर्नर्स बदल देती है, 5-6 राज्यों के गवर्नर बदल देगी, रिशफल कर देगी, क्योंकि थोड़ा आप ये लोग अपनी मनमर्जी करते हैं। यहाँ तक कि जितने भी आप सरकारिया कमीशन देख लो, पुच्ची कमीशन देख लो, यहाँ तक कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपने रिफॉर्म कमीशन आया था, उन्होंने भी यही बोला है कि यार तुम गवर्नर को ना अपनी मनमर्जी का वो मत समझो, जैसे कुत्ता मत समझो। सिंपल सी बात है, गवर्नर तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं है। गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, प्लीज लेट हिम कंप्लीट 5 ईयर्स। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे तुम उसको चेंज करो, अदरवाइज डोंट चेंज इट, क्योंकि पार्टीज ने या गवर्नमेंट्स ने ऐसा कर रखा था, अपनी मर्जी से बदल दो भाई। ठीक है, तो ये होता है। अब क्या क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमें, क्या गवर्नर इलेक्टेड होता है कि अपॉइंटेड होता है? तो गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, इलेक्टेड नहीं है भैया, ये ही इज अपॉइंटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ लिया था कि वाइस प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो देखिए भाई, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, अभी हमें कभी कभी ना इस सब में ना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हम फ्लो में बह जाते हैं। तो इन बातों को आप दिमाग में रखेंगे कि गवर्नर इज अपॉइंटेड, गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड। ठीक है, चलिए, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 155। अभी इतने आर्टिकल आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो आर्टिकल आपको बताऊंगा वो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसके एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अभी जैसे 74 बताया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। वैसे तो आप मेरा अदर्स जो वीडियो देखेंगे पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो उसमें तो मैंने बहुत ही स्ट्रेस देकर इसको समझाया है। ठीक है, अनलाइक द प्रेसिडेंट, गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बट डायरेक्टली अपॉइंटेड, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो भी। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया बहुत कॉमन है, 35 ईयर की एज होनी चाहिए। देखिए, मेनली यही 2 कंडीशन है। अगर कंडीशन की बात करूँ ना तो यही 2 कंडीशन है, ऐसा थर्ड कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 2 कंडीशन बोलिए। सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए और उसकी एज कितनी होनी चाहिए? उसकी एज होनी चाहिए 35, बस। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब कन्वेंशन है। ये 2 चीज़ें मेंशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही 2 चीज़ें मेंशन है भाई।
बाकी सारी चीजें क्या है, कन्वेंशन है। अब कन्वेंशन में क्या है, अच्छा चलिए, हाँ ए बी है, माई मिस्टेक, ए बी है, होल्ड, डू नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब मल्टीपल ऑफिस ना होल्ड करे, ठीक है, फिर ऐसा कोई प्रॉफिट मेकिंग वाला कोई पोस्ट ना हो उसके पास, ठीक है। तो बेसिकली एज अ भाई पब्लिक सर्वेंट है वो भी, सिंपल सी बात है, पब्लिक सर्वेंट मतलब पब्लिक के काम के लिए या गवर्नमेंट को देखने के लिए आया है, तो सिंपल सा उसके ऊपर फोकस करे, ओके। तो इसीलिए ये प्रोविजन तो रखा ही गया है। और एक और बात, दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है भाई, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट टर्म डिफाइंड नहीं है, आपको मैं प्रेसिडेंट के टाइम पे ही बता चुका हूं मैं। अच्छा, एक कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ऐसा है कि ऐसा माना जाता है और माना गया है कि देखिए, अगर गवर्नर और सीएम अगर दोनों सेम स्टेट के हो गए, ठीक है, अभी ऑफकोर्स सी बात है, तो गवर्नर भी महाराष्ट्र का हो गया और सीएम भी महाराष्ट्र का, ठीक है। सीएम ऑफकोर्स अगर महाराष्ट्र का एग्जांपल लेता हूं मैं, जनरली महाराष्ट्र का इसलिए एग्जांपल लेता हूं बिकॉज मैं वहीं पे रह रहा हूं दोस्त, दैट्स व्हाई आई कैन रिलेट। अब देखिए, सीएम महाराष्ट्र का है, गवर्नर भी अगर महाराष्ट्र का हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहां पे अगेन कुछ ना कुछ तकरार हो जाएंगे, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं भाई, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो संबंध रखा ही होगा ना उसने कभी ना कभी, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं भाई कि गवर्नर जब आप अपॉइंट कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र का कोई गवर्नर, महाराष्ट्र में गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं आप, तो कोशिश करिए कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का ना हो, ठीक है, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का ना हो, वो बेसिकली हो तमिलनाडु का, जेएनके का। जैसे आप मनोज सिन्हा जी को जानते होंगे, मनोज सिन्हा जी इस टाइम पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के हैं, जेएनके के हैं, और है कहाँ के मनोज सिन्हा जी, वो गाजीपुर यूपी के हैं वो। अब इसलिए उनको भी जानता हूँ क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस वहाँ पे है, सो दैट्स वाई। अभी चलिए, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने, आप खुद अगर देखेंगे, आपके स्टेट का आप गवर्नर देखेंगे तो पाएंगे कि उनका जन्मस्थली कहीं और होगा, ओके। ये जनरली इसी पर्पज से किया जाता है कि गवर्नर और सीएम के बीच में तकरार ना हो, ओके। अगर सेम स्टेट का अगर हो गया तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोला है, गवर्नर मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इफ सिटिंग एमपी और एमएलए इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर दे मस्ट रिजाइन बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि दैट पर्सन शुड बी आउटसाइड ऑफ द स्टेट, या स्टेट की पॉलिटिक्स से दूर रहे वो, ठीक है। एक और बात, कभी कभी ये भी मतलब एक कन्वेंशन ही है कि सीएम से एक बार कंसल्ट किया जाता है, लेकिन इट्स अ कन्वेंशन ओनली, एज सच यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट को कोई जरूरत नहीं है कि उस सीएम से कंसल्ट करे, और जनरली अब देखिए वो इंटरनल है, करे या ना करे, लेकिन एक कन्वेंशन है। बस आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि अगर स्टेटमेंट आए कि प्रेसिडेंट शुड, जब शुड आ जाता है ना, शुड कंसल्ट सीएम ऑफ द स्टेट बिफोर अपॉइंटिंग अ गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कन्वेंशन है तो उसमें करे या ना करे, प्रेसिडेंट की पूरी अपनी मर्जी है भाई। इसलिए इतना स्ट्रेस देके बता रहा हूं मैं, क्योंकि स्टेटमेंट जब आ जाते हैं ना हमें एग्जाम में, तो हम दिमाग उड़ जाते हैं हमारे, हमको लगता है हमने पढ़ा तो था, फॉलो करता है, लेकिन इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, ठीक है। चलिए, इसलिए बार बार इन पे इतना मैं ना स्ट्रेस दे रहा हूं कि यार कन्वेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमको लगता है कि हमने तो लक्ष्मीकांत में पढ़ा है, एक कन्वेंशन है तो क्या हुआ, मतलब सॉरी ये लाइन तो लिखी हुई थी, तो जरूर है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, ये काफ़ी मैंने स्ट्रेस देके समझाया इसको। प्लीज़ ये सब चीज़ें आप लिखते रहिए, एक नोटबुक रखिए अपने पास, ठीक है, अपने नोट में अपने हिसाब से नोट्स बनाइए, काफ़ी अच्छा रहता है। अदरवाइज और हाँ, इसका PDF आप एक्सेस कर सकते हैं थ्रू माई टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात, चलिए अब यहाँ पे गवर्नर कितने साल के लिए भाई बनेगा, 5 साल के लिए। गवर्नर कितने साल के लिए रहेगा, 5 साल के लिए रहेगा, और एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नर को रिमूव कर सकता है, सिंपल सी बात है, अपनी मर्जी पे, क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट कर रहा है वो, ओके। एंड गवर्नर चाहे तो रिजाइन दे सकता है, किसको, प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा कि गवर्नर रेजिग्नेशन किसको देगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नर जो रेजिग्नेशन देगा वो प्रेसिडेंट को ही देगा और किसी को नहीं देगा, ठीक है। चलिए, कौन उसका ओथ एंड ऑफिस कौन लेता है भाई, उसका ओथ एंड ऑफिस देखिए, अब यहाँ पे कंपेयर करिए, प्रेसिडेंट का कौन लेता है, प्रेसिडेंट का करवाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहां पे फिर कौन करेगा, अब स्टेट लेवल पे क्या होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं ना, तो स्टेट लेवल पे जब हाई कोर्ट होते हैं तो डेफिनेटली यहां पे क्या होगा, फिर
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। जैसे महाराष्ट्र का होगा तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होंगे उनको वो दिलाएंगे शपथ। और अगर उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो भी होगा वहां पे अवेलेबल वो दिलाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो गवर्नर की ओथ है, गवर्नर की ओथ और प्रेसिडेंट की ओथ, क्या ये शेड्यूल 3 में मेंशन है? तो देखिए आपको बताता हूं बार बार, प्रेसिडेंट की और गवर्नर की ओथ शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है। देखिए शेड्यूल 3 टॉक्स अबाउट द ओथ एंड अफर्मेशंस, तो यहां पे गवर्नर और प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन शेड्यूल 3 में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो प्लीज इसको आप लिख लीजिए कहीं पे। मैं इससे पहले भी बार बार रिपीट कर चुका हूं, PIQ कराते टाइम भी रिपीट कर चुका हूं मैं। इसको लिख लीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आजकल तो बहुत बारीकियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें लाइन बाय लाइन चीज़ों को ना समझना है, ठीक है। और PIQ इज़ द बेस्ट टूल टू अंडरस्टैंड, इसलिए इसके ऊपर PIQ भी करा रखा है, वो भी जाके एक बार देखिए। चलिए अब गवर्नर की कंडीशन क्या है भाई? डायरेक्टली मैंने बेयर एक्ट से लिया है। बेयर एक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के छापा है यहाँ पे, आपको झूठ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे पहले सब जो समझाया था इन्हीं सब चीज़ों के ऊर बेस्ड था। गवर्नर शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नर जब वो बनाया जा रहा है तो ऑफकोर्स ये बात है ना वो MP हो ना MLA हो, करेक्ट, अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू आ जाएगा। तो इसलिए बोला है भाई कि गवर्नर का जब पोजीशन उसे दिया जा रहा है तो दैट टाइम ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस, MP MLA ना बना हो, ठीक है, वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो उसके पास। और उसको जो एम्यूलमेंट अलाउंसेस जो प्रिविलेजेस दिए जाएंगे जो सेकंड शेड्यूल में है, सेकंड शेड्यूल में यहाँ पे इसी के ऊपर बात होती है, अलाउंसेस के ऊपर बात की जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उसको पेमेंट वेमेंट सब दी जा रही है वो कहाँ से दी जाएगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसको रेसिडेंस उसका कहाँ पे होगा, तो उसका जो ऑफिशियल रेसिडेंस वो कहाँ पे है आपको पता होगा, उसको बोलते हैं राजभवन। हर एक स्टेट में राजभवन होता है जो बेसिकली वहाँ के इधर होता है, अरे कैपिटल सिटी में होता है। जैसे अपना महाराष्ट्र का मुंबई में है, कर्नाटका का बेंगलोर में है, ठीक है, बिहार का पटना में है, तो राजभवन होता है, वहाँ पे गवर्नर स्टे करते हैं, ठीक है। अब एक और बात, क्या एक गवर्नर, जैसे सपोज करिए महाराष्ट्र का क्योंकि गवर्नर है, महाराष्ट्र का गवर्नर, क्या उसको गोवा का एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। क्या उसे कर्नाटका का एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। तो एक गवर्नर 2 या 3 स्टेट का एट ए टाइम हैंडल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब एक गवर्नर 2 से 3 स्टेट का जब हैंडल करेगा एट ए टाइम, तो उसको जो एमोलमेंट्स हैं, अलाउंसेस है, वो कौन देगा भाई? तो पहली बात, वो सब का सब डिटरमाइन करेगी पार्लियामेंट। वो सब के सब कौन डिटरमाइन करेगा? एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ना ट्रिक है। जब उसको 2 या 2 से ज़्यादा या मतलब 1 से ज़्यादा आप उसको दे रहे हो, बेसिकली 1 से ज़्यादा जब उसको दिया जाएगा तो उस टाइम पे उसको अलाउंसेस कैसे मिलेंगे? बिकॉज अब एट ए टाइम 2 स्टेट को देख रहा है, तो उस टाइम पे उसको अलाउंसेस कैसे मिलेंगे, उसको इमॉल्वमेंट्स कैसे मिलेंगी, तो वो सब डिटरमाइन कौन करेगा? वो सब यहाँ पे स्टेट शेयर करेंगी अपने हिसाब से स्टेट शेयर करेंगी और वो डिसाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट को दी है। भाई आप देखो यहाँ पे कि इनको कितना कैसे दिया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर सिर्फ सिंपल एक स्टेट को देख रहा है तो पार्लियामेंट सब डिसाइड करके सब करके दे देगा। लेकिन अगर उनको एक साथ 2-3 स्टेट दे दिया गया तो उस टाइम पे उनको शेयर किया जाएगा, भाई कितना कितना हर एक स्टेट कितना देगा, उनको क्या क्या फैसिलिटी उनको दी जाएगी एंड एवरीथिंग, ऑल दो थिंग्स वर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। स्टेटमेंट ऐसा है, when the same person is appointed as a governor of 2 or more state, जब एक ही इंसान को आप 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर बनाएंगे तो उस टाइम पे जो भी उसको प्रिविलेजेस अलाउंसेस जो दी जाएंगी वो स्टेट शेयर करेंगे। स्टेट क्या करेंगे? वो शेयर करेंगे। और डिटरमाइन कौन करेगा? वो डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट। अदरवाइज अगर गवर्नर सिर्फ एक ही स्टेट का बना है, उसको सिर्फ एक ही स्टेट का चार्ज मिला है, तो उस टाइम पे उसके एमोलमेंट्स, प्रिविलेजेस, अलाउंसेस वो डिटरमाइन करने की ड्यूटी है पार्लियामेंट की। ये डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए इसको इतना मैंने रट के बताया, ठीक है। और एक बार उसको आपने सब दे दिया, अलाउंसेस दे दिया, एमोलमेंट्स दे दी, उसके बाद आप उसको उससे छीन नहीं सकते, यू कैन नॉट टेक इट। ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था, ये बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और हाँ,
कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एक गवर्नर 2 या 2-3 राज्यों को संभाल सकता है? तो दैट वाज द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 7th। तो आपको दिमाग में रखना है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में क्या हुआ था? ऐसा बोला गया कि एक पर्सन 2 या 2-3 राज्यों का गवर्नर हो सकता है, एक से ज्यादा बेसिकली, बस। अब वो कितने का हो देखेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, प्रेसिडेंट देखेगा, वो हमारा काम नहीं है। चलिए, होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। काफ़ी हर चीज़ को मैं ना ऐसे दबाव डाल रहा हूँ कि भाई ये ज़रूरी है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे भाई उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ आई, इफ एम नॉट रॉन्ग, मिस तो नहीं हुआ मुझसे कहीं? चलिए नहीं, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और है जो बताना मैं चाहता हूँ। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर पहले कर लेते हैं। अदरवाइज ये था मेरा पॉइंट कि आप उसको जब के लिए क्वेश्चन में आए थे, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, आर्टिकल नंबर 361 का पार्ट है वैसे तो, क्या आप जो सिटिंग गवर्नर है उसके अगेंस्ट आप क्रिमिनल चार्जेस, मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आप इनिशिएट कर सकते हैं क्या? क्या आप उसको क्रिमिनल केस में कोर्ट में बुला सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। एज पर द आर्टिकल नंबर 361 क्लॉज 2, आप सिटिंग गवर्नर को या सिटिंग प्रेसिडेंट को आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन आप सिविल प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। सिविल प्रोसीडिंग मतलब उनका खुद का प्रॉपर्टी इशू, डाइवोर्स, जो भी है। अब तो मैं ये सब चीज़ें भी तो हो सकती है ना, तो वो सब चीज़ें शुरू हो सकती है उनके अगेंस्ट, सिविल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है, लेकिन उसके लिए 2 महीने का उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। कोर्ट क्या करेगा, उनको 2 महीने का नोटिस भेजेगा और सिविल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट शुरू हो सकती है। ठीक है, और क्या उनको हम इम्प्रिजन कर सकते हैं? क्या उनको हम अरेस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑफिस? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। When a governor or a president is in office, you can't arrest them. आप उनको जेल में डाल नहीं सकते। आपको एक केस बताता हूं मैं। देखिए, बारबरी मस्जिद केस हुआ था 1992 में। उस टाइम सीएम कौन थे? यूपी के कल्याण सिंह जी सीएम थे। कल्याण सिंह वैसे बता दो बीजेपी के थे, और 1992 के बाद 2017 में सीधा बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी यूपी में। तो कल्याण सिंह जी थे यूपी के सीएम। उनके टाइम पे बाबरी मस्जिद गिराई गई और उनके ऊपर भाई क्रिमिनल चार्जेस लगे थे, और आई थिंक 2017 में या 16-17 की बात है। वैसे तो उसके बाद तो मर भी गए, अब तो रहे भी नहीं वो, लेकिन मुझे ईयर याद नहीं है। जब केसेस चल रहे थे ना बाबरी मस्जिद के, तो ही वॉज कॉल्ड इन द कोर्ट। लेकिन जब उनको बुलाया गया, जब ये चीज़ें निकल के आई, तो पता चला कि उस टाइम तो राजस्थान के गवर्नर हैं। अब राजस्थान का जो कोई गवर्नर है, इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हुए हैं, सिंपल सी बात है। तो क्या मतलब वो आएंगे? नहीं आएंगे भाई, बात खत्म। ही विल नॉट गो इन द कोर्ट, बात खत्म हो गई सीधा। जब वो गवर्नर की पोजीशन का त्याग करेंगे, उसके बाद वो जाके उनके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होगी, या कोर्ट में जाएंगे वो गवाही देने के लिए या जो भी करने के लिए, पेश होने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल आप सर्च कर सकते हैं। मेरे को ईयर याद नहीं, यहाँ पे मेरे को तो पढ़ाते टाइम जो साइमल्टेनियसली याद आ गया मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, एक तरह से ये भी एक जरिया है कि अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट भाई पॉलिटिकल पार्टी का है और उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो उसे बचाना है, तो ये भी एक तरह से मुझे लूपहोल ही लगता है, सही बताऊं तो आपको मैं, बट व्हाट वी कैन डू। ओके, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की, कि गवर्नर्स के पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं। देखिए, वही पावर्स होती हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास होते हैं। प्रेसिडेंट के पास होती है सेंट्रल लेवल पे, पार्लियामेंट पे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और यहाँ पे होती है स्टेट एग्जीक्यूटिव। देखिए, पहली बात आर्टिकल नंबर 154, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर। सेम आर्टिकल नंबर 53 सेंटर पे है। देखिए, मुझसे शायद से गलती हो गई थी, मैं इसमें +89 करके मैंने आर्टिकल नंबर 142 बोल दिया था कहीं पे। वो अगर आपने वीडियो देखा होगा और उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे तो इट्स माई मिस्टेक, मुझसे गलती हुई थी ये, क्योंकि हर जगह पे +89 वाला कंसेप्ट थोड़ा सा कहीं कहीं चूक जाता है, हर जगह पे नहीं चलता। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 154 में क्या दिया है? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर। और सेम आर्टिकल नंबर 53 में दिया है ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कंट्री आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। वहां पे सेंटर की बात की जाती है, लेकिन एक्सरसाइज कैसे किया जाएगा उसको? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और सेंटर पे कैसे किया जाएगा? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिंपल सी बात है। तो यही आपको दिमाग में रखना है कि सारे एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के नाम पे ली जाएंगी,
स्टेट की, लेकिन किसके एडवाइस पे? सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिंपल सी बात है। ओके, ही इज एक्ट एज अ नॉमिनल हेड, इसलिए यहां पे टर्म यूज किया था डी जूरे। डी जूरे का मतलब होता है नॉमिनल, एंड डी फैक्टो का मतलब होता है रियल। तो सीएम इज द रियल हेड, सीएम इज द डी फैक्टो इन द स्टेट, वेयर इज द डी जूरे कौन है? नॉमिनल हेड कौन है? गवर्नर है। ओके, क्या क्या भाई अपॉइंटमेंट होती है देखते हैं जरा, किसकी किसकी अपॉइंटमेंट कर सकता है? द गवर्नर अपॉइंट द सीएम, आपको पता ही है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 164। अब मुझे कैसे रटा हुआ है भाई? सीधा मैं सीधा बात करूंगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना आप रिपीट करते हैं इसको, बार बार अपने मुंह से कितना बोलते हैं। देखिए यहां पे मेरा एक लॉजिक है जो वर्क करता है। सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है, अच्छा पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो होती है आर्टिकल नंबर 75 में। 75 में 89 जोड़ता हूं, मुझे मिलता है 164। तो शायद से जो अपॉइंटमेंट वाली जो है, अपॉइंटमेंट वाली जो यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो डिफरेंस है, उसमें 89 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे 164 आएगा सीएम के लिए, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सेम मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, किसके एडवाइस पे? सीएम के एडवाइस पे। ओके, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को अपॉइंट करते हैं, और ही इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल नंबर 165। सेंट्रल लेवल पे अटॉर्नी जनरल है, आर्टिकल नंबर 76। अगेन गैप देखेंगे 89 का मिलेगा आपको। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे? आपको पता ही है। यहां पे भी किसकी एडवाइस होती है? सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस होती है। यहां पे भी सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस होती है। ओके, कौन सा आर्टिकल है? आजकल आर्टिकल पूछते हैं भाई। 243 के और 243 जेड ए। 243 जो के है यहां पे पंचायत का इलेक्शन करने के लिए, और 243 जेड ए म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनका इलेक्शन करने के लिए। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा भाई। ए वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज को अपॉइंट करता है, वेयर एज गवर्नर खुद क्या है? गवर्नर इज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज। स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनका चांसलर होता है भाई स्टेट का गवर्नर। ठीक है, ये बातें आपको पता होंगी। अच्छा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अगर किसी राज्य में लगानी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट रूल, तो गवर्नर की अपनी पावर होती है। गवर्नर का अपना भाई, गवर्नर को थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिला होता है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है, और इन दैट केस प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट दैट टाइम मेक गवर्नर एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द होल स्टेट। गवर्नर को बोलता है भाई अब देख पूरा स्टेट कैसे मैनेज करना है, तो दैट टाइम गवर्नर को थोड़ी ज्यादा पावर मिलती है। इसलिए बोलते हैं गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट और सेंटर और द फेड क्या बोलते हैं अपना यूनियन। ओके, तो आप ये बोल सकते हैं कि गवर्नर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन, और किसको रिस्पॉन्सिबल है वो? गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। गवर्नर सीएम को रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई, गवर्नर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सीएम। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं यहां पे अगला, गवर्नर कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन कब? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए। ठीक है, जब मेजॉरिटी में ना रहे वो लोग, तब बिल्कुल अपना भाई डिसमिस कर सकता है किसी भी रीजन की वजह से। ओके, जो रीजन वहां पे एडवोकेट जनरल को हटा सकता है, बिकॉज एडवोकेट जनरल होल एंड सोल वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। लेकिन अगेन यहां पे प्लेजर जो है थोड़ी सी उसकी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि इसकी यहां पे इसकी खुद की प्लेजर नहीं है। किताबी लैंग्वेज तो प्लेजर गवर्नर की ही बोलती है, लेकिन यहां पे सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्लेजर चलता है। ठीक है, लेकिन यहां पे इनका नहीं चलेगा, क्योंकि खुद अपने आप में ये लोग का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो गवर्नर के ऊपर क्या अपना हक दिखाएंगे? तो यहाँ पे गवर्नर की अपनी सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, इसी को बोलते हैं सिचुएशनल डिस्क्रिशन। जब आप कॉन्फिडेंस आप लूज कर दो अपने हाउस में, तो गवर्नर आपको हटा सकता है, बोले चलिए हटिए, आप रिजाइन करिए अभी। ठीक है, और फिर गवर्नर जिसको बुलाना चाहे उसको बुला के अपना सरकार बनाने की बात कर सकता है, या 2-3 पार्टियों को बुला के कोलिशन बनवा सकता है, तो गवर्नर हैज़ राइट टू डू सो। ओके, और गवर्नर करते हैं ऐसा। ठीक है, चलिए अब लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है? जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर आप देखेंगे गवर्नर की, आप मोर और लेस देखेंगे कि वो प्रेसिडेंट के बराबर ही मिलेगी आपको। समॉन करना, प्रोरोग करना। समॉन करना मतलब सेशन को बुलाना। आपको पता होता है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है राज्यों में, हर एक राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उनको बुलाना, उनको प्रोरोग करना। प्रोरोग करना मतलब आपको पता है हर एक साल मतलब सेशंस होते हैं ना, जैसे बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, तो सेशन को प्रोरोग किया जाता है। प्रोरोग किया जाता है तो उस जो प्रोरोग करने की जो पावर होती है वो गवर्नर की होती है, लेकिन किसके एडवाइस पे, किसके बोलने पे? सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
डिसॉल्व करना, देखिए डिसॉल्व करना और प्रोरोग करने में अंतर है। डिसॉल्व करना मतलब अब पूरी तरह से स्थगित कर दिया हमने, अब जो नई लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप होगी वो इलेक्शन के बाद होगी। लेकिन प्रोरोग करना मतलब क्या होगा, प्रोरोग सेशन को करते हो और डिसॉल्व आप हाउस को करते हो, अंतर है दोनों में। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है कि डिसॉल्व करोगे तब पूरी तरीके से आप हाउस को कर दोगे डिसॉल्व, भाई अब अगला इलेक्शन के बाद अगले लोग आएंगे, जो होगा देखा जाएगा। और सेशन को प्रोरोग किया जाता है, सेशन को स्थगित किया जाता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, लेजिस्लेचर को एड्रेस करता है, कब कब एड्रेस करता है, पहला एड्रेस करेगा फ्रेश इलेक्शन के बाद, और दूसरी बार नहीं, हर साल एड्रेस करता है पहले सेशन में, हर साल एड्रेस करता है। ठीक है, जैसे अभी मैं सेंटर का एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। मैं सेंटर का भी 2024 में इलेक्शन हुआ था, 2024 में जून में रिजल्ट आया, जुलाई में सेशन बैठा, तो पहला सेशन था ना वो, तो उस पहले सेशन को पहला एड्रेस कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा। और पहले ही सेशन में स्पीकर का इलेक्शन भी होता है, बाय द वे आपको बता दूं मैं, सेम फॉलो हियर एज वेल, स्टेट लेजिस्लेचर में भी वही सब चीजें फॉलो होती हैं। ओके, और दूसरी चीज, अब इस साल का सेशन का पहला सेशन अब चालू हो गया है, आज आपको पता होगा, आज बजट सब दिया गया, तो उससे पहले एड्रेस किसने दिया होगा, प्रेसिडेंट ने दिया होगा। इस साल का पहला सेशन है, तो वही गवर्नर भी करता है। गवर्नर फ्रेश इलेक्शन के बाद अपना पहला एड्रेस देता है, और हर साल पहला एड्रेस, पहले सेशन का पहला एड्रेस गवर्नर करेगा। पहला बोल रहा हूं, साल का पहला। ठीक है, हर सेशन का पहला नहीं बोला है, साल का पहला, अंतर है दोनों में। ऐसा ना सोचो कि भाई ये तो बोल रहा है कि हर सेशन का पहला, हर सेशन का पहला नहीं, साल का पहला सेशन, बस इतना दिमाग में रखना है। फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, बार बार इसको रिपीट किया है मैंने इसलिए। और क्या करेगा भाई, लेजिस्लेचर को भाई मैसेज भेज सकता है, भाई उसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा बिल पेंडिंग है, क्या इन्फॉर्मेशन वो जानना चाहता है, तो डेफिनेटली ही कैन आस्क फ्रॉम द सीएम, ही कैन आस्क फ्रॉम द सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल पूछ सकता है वो। और कौन सा आर्टिकल है उसके लिए, आई थिंक आर्टिकल नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल नंबर 166 है उसके लिए। ठीक है, और क्या यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की भाई अगर पोजीशन खाली है, ऐसा होता है कि एट अ टाइम स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली में से एक पर्सन को बैठा सकता है वो, कि तुम भाई आज के दिन एज अ टेम्प्रेरी स्पीकर बन जाओ और भाई उसको ऑफिशिएट करो, ऐसा कर सकता है। ठीक है, वैसे तो स्पीकर और इसका हम टॉपिक करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। ओके, सिमिलरली इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब अपर हाउस स्टेट का, गवर्नर कैन अपॉइंट अ मेंबर टू प्रिसाइड व्हेन द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पोजीशंस आर वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली। ओके, और क्या करता है भाई, 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल की बात हो रही है यहाँ पे, फ्रॉम एक्सपर्ट इन लिटरेचर, जैसे कि हम देखते हैं ना 12 लोग अपॉइंट किए जाते हैं, सॉरी 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, उसी तरीके से उस पर्टिकुलर हाउस का लेजिस्लेटिव काउंसिल का 1/6, 1/6 जो मेंबर होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में और बाकी अदर चीज़ों में। उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनका नॉमिनेशन कौन करता है भाई, उनको नॉमिनेट करके लाता है गवर्नर, गवर्नर उनकी अपॉइंटमेंट कराएगा, वो दे आर नॉमिनेटेड, तो 1/6 होते हैं यहाँ पे नॉमिनेटेड लोग। ओके, पहले तो एंग्लो इंडियन भी हुआ करते थे, एक एंग्लो इंडियन पर्सन अपॉइंट किया जाता था लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन इसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो नॉमिनेशन है वो कौन से अमेंडमेंट के बाद रोका है। ठीक है, तो वो रोका है हमने 104th के बाद, ये बात भी आपको पता होना चाहिए, ये बात भी पूछी गई है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है वैसे, ये उस साल ही पूछा गया था लेकिन उसके बाद भी पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, तो उसी तरह से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो आपने जो नॉमिनेशन हटाया है वो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हटाया है। और कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल नंबर 333। कैसे याद रखना है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिस गेल का हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 333, उसका जर्सी नंबर भी 333 है। ठीक है, अब तो खेलता नहीं वो इनवर्स बॉस, लेकिन उसका हाईएस्ट टेस्ट में कितना है, 333 है। ठीक है, इसीलिए ऐसे याद कर लो यार। और वो क्या है, फॉरेनर है, और हम एंग्लो इंडियन को ऑलमोस्ट वही मान लो एक तरह से। ठीक है, तो ऐसे दिमाग में रखा करो, ये रिलेट करो बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करना है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछता है, बिल्कुल कंसल्ट करता है, खुद की अपनी मर्जी नहीं चलती, कंसल्ट करता है और फिर डिस्क्वालीफाई करता है। भाई डिस्क्वालीफाई करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, RPA एक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर 1951 का ही कराऊंगा आपको मैं, उसमें से अगर आप कौन कौन से कंडीशंस को, या फिर आपका इलेक्शन में आपने रिगिंग की है समहाउ, तो उस केस में भाई यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है वो। ठीक है,
यहाँ पे एंटी डिफेक्शन वाला नहीं है, एंटी डिफेक्शन का अलग केस होता है, वहाँ पे स्पीकर जो होता है उसको पावर होती है, ठीक है, तो ये नहीं है। अच्छा, अभी ये देखते हैं गवर्नर रोल्स इन पासिंग द बिल। देखिए वीटो पावर की बात अब यहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है, कि भाई बिल को अगर पास करना है तो क्या क्या गवर्नर के पास पावर होती है, ऑलरेडी हमने कर रखा है। देन टू आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने प्रेसिडेंट का टॉपिक कराया था तो गवर्नर का भी साथ में साथ मैं कुछ बता ही रहा था, बट यहाँ पे गवर्नर का सेपरेटली देखते हैं। अगर कोई बिल आएगा गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर उसको पास कर सकता है, गवर्नर उसको रिजेक्ट कर सकता है, ये दो काम तो आपको पता ही है। लेकिन कौन से बिल के लिए? ऑर्डिनरी बिल, जो बहुत ही सिंपल, जो मतलब कोई नॉर्मल लॉ है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। क्या मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है? यस, मनी बिल को भी रिजेक्ट कर सकता है। दिमाग में रखिए, लोगों को क्या लगता है भाई मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता। भाई मनी बिल को क्यों नहीं रिजेक्ट कर सकता? वो मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि भाई तेरे से पूछ के ही लाया जा रहा है वो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, गवर्नर से पूछा जाता है उससे पहले। ओके, कायदा यही कहता है कि गवर्नर से पूछ के, गवर्नर को बता देते हो पहले कि भाई हम मनी बिल ला रहे हैं, इसको रिटर्न मत करियो। तो गवर्नर से पहले ही सारी चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं वो, कि हम मनी बिल ला रहे हैं, ओके ये बिल है ऐसा। और मनी बिल को अप्रूव कौन करता है कि ये मनी बिल है? वो काम है स्पीकर का, ठीक है। तो यहाँ पे मनी, और हाँ एक और इसके बाद सेपरेट पावर है आर्टिकल नंबर 200 के अंदर, ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। एक गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है भाई, अगर उसे लगता है कि कोई बिल उसे रिजर्व करना है, ही कैन रिजर्व फॉर द गवर्नर, सॉरी ही कैन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, माय मिस्टेक, ओके। एंड देखिए क्यों करना जरूरी है, बहुत टाइम पे क्या होता है ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे बिल लाती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्टली चैलेंज करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो पावर है वो पार्लियामेंट को है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं है। तो भाई ऐसे अगर बिल लाओगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, जो डीपीएसपी के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स में जाए। देखिए डीपीएसपी जो है ना, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक ये जो आर्टिकल हैं, दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोथ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एंड एज वेल एज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के लिए है। लेकिन अगर ऐसा कोई बिल अगर ला रहे हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक लॉ बना रखा है, तो आपका लॉ तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि हमें पता है कि वेन एवर देर इज अ सेट ऑफ लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट विल प्रिवेल, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंस, भाई नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई चीज है तो उसको रिजर्व कर देगा वो, ओके। या फिर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वाला केस, आर्टिकल नंबर 31, बहुत ही स्पेशल केस है, इसको भी देखेंगे। सो इन दैट केस गवर्नर क्या करता है, रिजर्व कर देता है, ठीक है। गवर्नर हैज अ पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, कौन सा आर्टिकल? 213। लेकिन क्या इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है क्या? नहीं, इट इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर टू इंप्लीमेंट द ऑर्डिनेंस, ही ब्रिंग्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओनली थिंग इज दैट ही मस्ट हैव द सेटिस्फैक्शन, कि क्यों लाया जा रहा है उसके पीछे उसको पूछा जाता है, तो अपने मतलब वो पूछ सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी रीजन देंगे अगर वो सेटिस्फाई है उससे तो ऑर्डिनेंस ला सकता है। क्या उसका सेटिस्फेक्शन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है क्या उसका सेटिस्फेक्शन पे? बिल्कुल हो सकता है भाई। अगर उसका सेटिस्फेक्शन अनइंटेंशनल हो या फिर वो लोगों के लिए बेनिफिट ना हो या बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, तो उस केस में दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ओके। और ऑर्डिनेंस क्या होना चाहिए भाई? ऑर्डिनेंस पास होना चाहिए विद इन 6 वीक जब रीअसेंबली हो, और गवर्नर इज कॉम्पिटेंट टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम। गवर्नर के पास पावर होती है, गवर्नर उसको विड्रॉ कर सकता है। सेम गोज विद द प्रेसिडेंट एज वेल, प्रेसिडेंट भी उसको विड्रॉ कर सकता है। ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिए क्या क्या चीजें वो टेबल करता है। ही टेबल द स्टेट फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, ही टेबल द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है वो टेबल करता है। ये सारी चीजें होती हैं उसके पास, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। अभी जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, इन सब की रिपोर्ट भी गवर्नर टेबल करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट टेबल करता है। मतलब जितने रिपोर्ट्स आते हैं वो सारा काम है भाई उसको टेबल करना, लेजिस्लेचर के सामने ले जाके रखना, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगला देखते हैं फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर क्या होती है, आखिरी आई थिंक है। इसके बाद ऑलमोस्ट हमने खत्म ही कर दिया है। फिर एक दिन आपके लिए मैं गवर्नर और प्रेसिडेंट का कंपैरिजन ला दूंगा, पूरा टॉपिक ही पूरा ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अगर इसमें भी कुछ डाउट रहा तो, ठीक है। अगर ये टॉपिक करने के बाद मेरे साथ आप अगर प्रेसिडेंट भी पढ़ लेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया वो कर लेंगे तो डाउट कुछ बचेगा नहीं। और उसके बाद आपने बुक पढ़ लिया ना, आपने
लक्ष्मीकांत की, मजाक नहीं कर रहा हूँ, फिर आपसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होगी, ठीक है। क्या करता है भाई बजट प्रेजेंट करने का। अब बोलोगे भाई बजट प्रेजेंटेशन तो फाइनेंस मिनिस्टर का काम है। देखिए नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर किसके भी आप में करता है, आज ही का दिन है बजट का, आज बजट प्रस्तुत हुआ है, निर्मला सीतारमन ने जी ने बजट का प्रस्तुति किया है, लेकिन किसके भी हाथ में, प्रेसिडेंट के भी हाथ में। वही स्टेट लेवल पे जब होता है तो कौन करता है, स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, लेकिन किसके भी हाथ में, गवर्नर के भी हाथ में। सिंपल सी बात है, ठीक है। और बजट ऐसा कोई टर्म नहीं है, उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। मनी बिल को रिकमेंड करने का काम किसका है, गवर्नर का काम है। गवर्नर से वही बोला ना, गवर्नर से प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है मनी बिल लाने से पहले। इसलिए बोलते हैं भाई जब तेरे से पहले ही रिकमेंडेशन ले रखा है तो रिटर्न क्यों कर रहा है। समझ में आई बात आपको, ये बात है। यहाँ पे ग्रांट्स कुछ है तो अप्रूव करता है वो। कंटेंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से अगर पैसा निकालना है तो डेफिनेटली गवर्नर की परमिशन लगती है। सेम गोज देयर एज वेल, प्रेसिडेंट की वहाँ पे परमिशन लगती है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप करने का काम होता है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो हम सेटअप कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाने के बाद, क्योंकि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बाद हमने क्या सेटअप किया है, हमने सेटअप किया पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। उनके लिए ऑफकोर्स सी बात है, पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसे देगी, एलोकेट करेगी, वो सब के बारे में स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है। यहाँ तक कि सेंट्रल वाला जो फाइनेंस कमीशन है ना, जो आर्टिकल 280 में आता है, वो भी उनको रिकमेंडेशन देता है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जुडिशियल पावर क्या है भाई, ही हैज़ द पार्डनिंग पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 161। अब यहीं से थोड़ा सा एक 61 कर दूंगा ना मैं, ये है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। इट इज द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 61। लेकिन 161 क्या है, इसकी पार्डनिंग पावर है। आर्टिकल नंबर 72 क्या है, आर्टिकल नंबर 72 है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्या क्या पार्डन कर सकता है भाई, क्या देखिए अंतर से समझ लीजिए, बाकी सब चीजें सेम है इसके लिए भी, सब चीज कर सकता है। ही कैन डू एवरीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग। बस डेथ पनिशमेंट नहीं, डेथ पनिशमेंट को नहीं पार्डन कर सकता है, लेकिन डेथ पनिशमेंट को सस्पेंड जरूर कर सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक क्या कोर्ट मार्शल के केसेस इसके पास आएंगे, गवर्नर के पास बिल्कुल नहीं आएंगे। कोर्ट मार्शल के केस किसके पास जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। तो यहां पे वो नहीं आएगा। जितने भी स्टेट लॉ से रिलेटेड है वो सारी चीजें कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है। जितनी भी पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास सारी होती है। इसके पास सिर्फ अंतर दो चीजों का है, डेथ वाला और कोर्ट मार्शल वाला। बस डेथ पनिशमेंट को पूरी तरह पार्डन करने की ड्यूटी कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कर सकता है वो प्रेसिडेंट। चलिए, हाई कोर्ट के भाई अपॉइंटमेंट अगर हो रही है जज की, तो देखिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट की जज, हाई कोर्ट का जो जज होता है, सबको लगता है हाई कोर्ट का जो जज ना है वो गवर्नर अपॉइंट करता है। देखिए हाई कोर्ट का जज भी ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर से और चीफ मिनिस्टर से एक बार सिर्फ कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सबको क्या लगता है कि हाई कोर्ट का जज, यार हाई कोर्ट स्टेट का है ना, तो गवर्नर करता होगा। एक बार एफकेट में क्वेश्चन भी आया है इसके ऊपर, लेकिन हाई कोर्ट का जज करता है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट और रिमूवल भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। पार्लियामेंट से अप्रूव किया जाएगा अगर उसका रिजेक्शन हो, मतलब उसको आप निकाल रहे हो तो, इंपीच कर रहे हो तो। अदरवाइज रिजिग्नेशन हो प्रेसिडेंट को ही देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और बाकी जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट है, ये सब चीज़ें तो गवर्नर का ही काम है, ठीक है। बाकी और जो भी जुडिशियल सर्विसेज में जो अपॉइंटमेंट होती है, फर्दर ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय द गवर्नर ओनली। तो ये सब चीज़ें हमने कवर कर ली। इसके आगे मुझे नहीं लगता कुछ गवर्नर में बचा हुआ है अभी। और PIQ आप कर लीजिए, साथ ही साथ एक दिन कंपैरिजन कर लेंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट का हर एक चीज़ के ऊपर, बिल से रिलेटेड, वीटो पावर से रिलेटेड, मनी बिल से रिलेटेड क्या क्या पावर होती है। और फिर एक तरह से पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। खत्म क्या हो जाएगा, ऑलरेडी खत्म हो गया, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और जितनी बार आप इस एग्जाम के लिए रिवाइज करते रहेंगे, टॉपिक्स को पढ़ते रहेंगे बार बार, उतना बेहतर होगा आपके लिए। बस ये बोलना चाहूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और प्रमोट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोशिश करता हूँ आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट लाने के लिए और अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।